राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी मॉडल से 2023 का सेक्शन बी कंप्लीट कर चुके थे। आज आपको सॉल्व करके बताएंगे सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, सेक्शन सी में आपको दिया गया है कि आय एवं व्यय खाते प्राप्ति भुगतान खाते में अंतर बताइए। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको आपको डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस आप कम से कम 6-7 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम 8 पॉइंट लिख लीजिएगा। तो आपको बताते हैं कि इसको लिखना कैसे है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होगा वो होता है रियल अकाउंट, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। और ये आपको सॉल्व करते हैं, कुछ डिफरेंसेस कैसा लिखना है आपको सॉल्व करके बताते हैं आपको। तो देखिए, नोट्स पहले से हम तैयार कर चुके हैं इसका। आपको आसानी होगा इससे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जैसे लिखा हुआ है प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाता में अंतर। तो पहले लिखिएगा क्रम संख्या, फिर लिखिएगा अंतर का आधार, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय एवं व्यय खाता। तो सबसे पहले अंतर का आधार होगा स्वभाव, यानी इसका नेचर कैसा है। यह नगद लेन देनों का सारांश होता है, यानी इसमें जो भी आप एंट्री कीजिएगा वो सिर्फ कैश से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन का एंट्री होगा। यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता में ये नगद लेन देनों का ही सारांश होता है, यानी समरी होता है ये। और आय व्यय खाता में क्या होगा कि ये लाभ हानि खाते की तरह ही होती है। लाभ हानि खाता जिसमें डेबिट और क्रेडिट आप लिखते हैं, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स का कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है। तो ये लाभ हानि खाते की तरह ही होते हैं। दूसरा है इसका पक्ष, यानी अकाउंट में दो ही तरह के पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाते में इस खाते के डेबिट पक्ष में सारे प्राप्तियां लिखते हैं, यानी जहाँ से भी आपको रिसिप्ट आता है वो लिखेंगे आप। और क्रेडिट पक्ष में आप भुगतान लिखे जाते हैं यहाँ पर, यानी जो क्रेडिट साइड होगा उसमें सारे पेमेंट्स को आपको लिखना है। ठीक है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में। आय व्यय खाते के इस खाते के डेबिट पक्ष में व्ययों तथा हानियों को लिखा जाता है, यानी डेबिट साइड में नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम गेन्स का कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। इस खाते के डेबिट पक्ष में व्ययों तथा हानियों को और क्रेडिट पक्ष में आयों एवं लाभों को लिखे जाते हैं। ठीक है, खाते के प्रकार जो आपको बता रहे थे, ये एक वास्तविक खाता है यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो ये एक नॉमिनल अकाउंट है, यानी नाम मात्र का खाता है। चौथा है प्रारंभिक शेष। ये खाता रोकड़ के प्रारंभिक शेष से प्रारंभ होता है, यानी आप जो भी आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब भी बनाते हैं तो टू बैलेंस बीडी से आप कैश या बैंक बैलेंस लिखते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है। और आय व्यय खाता, इस खाते में रोकड़ के प्रारंभिक शेष की ज़रूरत नहीं होती है, यानी इसमें ओपनिंग बैलेंस और कैश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पाँचवा पॉइंट क्या है, अंतिम शेष। इस खाते के अंतिम शेष प्रतिनिधित्व करता है कि अंतिम रोकड़ एवं बैंक शेष का अथवा अधिविकर्ष का, यानी जैसे आप इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हैं उसका क्लोजिंग जो बैलेंस होगा वो रिप्रेजेंट करता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक का या ओवरड्राफ्ट का। ठीक है, यानी अधिविकर्ष जिसको बोलते हैं। और आय व्यय खाता में यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अंतिम शेष को, यानी जो आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, या तो उसको अधिक यानी सरप्लस बोलेंगे या घाटा यानी जिसको हम लोग डेफिसिट बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें किस तरह का आइटम लिखे जाते हैं, पूंजीगत एवं आयगत मदे, यानी इसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों लिखे जाते हैं। किसमें और किसमें नहीं लिखा जाता वो बताते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में इस खाते में आयगत तथा पूंजीगत दोनों तरह की मदों को दिखाया जाता है, यानी कैपिटल और रेवेन्यू दोनों तरह के लिखे जाते हैं। और आय व्यय खाते में इस खाते में सिर्फ आयगत मदों को ही दिखाया जाता है, यानी रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को ही आप दिखाते हैं यहाँ पर आय व्यय खाते में। ठीक है, समायोजन यानी एडजस्टमेंट, इस खाते में कोई समायोजन नहीं किया जाता, यानी एडजस्टमेंट इसमें इग्नोर किया जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाते में। ठीक है, और इस खाते में समायोजन का लेखा किया जाता है, यानी एडजस्टमेंट को आपको इग्नोर नहीं करना है, इसमें लिखना है, इसको ऐड या माइनस किया जाता है। आय एवं व्यय खाते में अवधि, ये सभी को दर्शाता है, चाहे वो वर्तमान हो, पिछला हो या अगले वर्ष से संबंधित हो, यानी इसमें करेंट ईयर भी देखते हैं
प्रीवियस ईयर भी और नेक्स्ट ईयर भी, किसमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये केवल चालू वर्ष को ही दर्शाता है, यानी करेंट ईयर का ही आपको इन्फॉर्मेशन को सिर्फ यहाँ फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको हिंदी में नोट्स, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं और एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो इतने डिफरेंसेस अगर आप लिख देते हैं तो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन के लिए आपको ये परफेक्ट बैठता है। तो और मिनिमम आप 6 पॉइंट भी लिख सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन आप 8 पॉइंट कर दीजिएगा इसके लिए, तो आपको इजीली अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और इसके इंग्लिश के अभी डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश में अगर जिनको लिखना है तो वो इंग्लिश में कैसे क्या लिखना है, इसी इसको ट्रांसलेट कर देंगे। जैसे लिखा गया है, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहला इसका नेचर क्या होगा कि इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक होता है, ये कैश बुक का एक समरी होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और इट इज़ सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा होता है, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस का कॉन्सेप्ट में ये फॉलो करते हैं। क्योंकि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होता है वो रियल अकाउंट होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट होता है। साइड्स, अकाउंट्स में दो ही साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। साइड्स में रिसिप्ट एंड पेमेंट का डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड क्रेडिट साइड रिकॉर्ड्स पेमेंट्स, यानी डेबिट साइड में जो आप रिकॉर्ड करते हैं वो रिसिप्ट लिखते हैं और क्रेडिट साइड में जो आप रिकॉर्ड करते हैं वो पेमेंट्स लिखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट साइड में आप जो रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो लिखेंगे आप एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, और क्रेडिट साइड में जो आप रिकॉर्ड करेंगे वो लिखेंगे इनकम एंड गेंस को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, इट इज़ अ रियल अकाउंट, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, और 4th नंबर पॉइंट में लिखा गया ओपनिंग बैलेंस, इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, यानी जब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हैं टू बैलेंस बीडी यानी कैश या बैंक बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है, इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस, इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा जाता है। 5वां पॉइंट है क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट रिप्रेजेंट द क्लोजिंग कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और ओवरड्राफ्ट, यानी जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस को, क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड आप दिखाते हैं और या तो कैश एट बैंक लिखते हैं या ओवरड्राफ्ट बैलेंस से आप इसको क्लोज करते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इंडिकेट्स या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। ठीक है, जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं सरप्लस या डेफिसिट होगा। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स में इट रिकॉर्ड्स बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आइटम, इसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों तरह के आइटम्स लिखे जाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और इट ओनली रिकॉर्ड रेवेन्यू नेचर आइटम, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप लिखेंगे सिर्फ रेवेन्यू नेचर का आइटम। एडजस्टमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट्स आर कंसिडर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी एडजस्टमेंट को आपको इग्नोर करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट में और एडजस्टमेंट को आपको फॉलो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, एडजस्टमेंट को क्या करना है, एडजस्टमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट्स आर कंसिडर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और पीरियड में इट रिकॉर्ड ऑल वेदर दे रिलेटेड टू करेंट, प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट जब बनाएंगे तो आप करंट ईयर का भी इन्फॉर्मेशन फॉलो करना होगा, प्रीवियस ईयर का भी और नेक्स्ट ईयर का भी। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इट रिकॉर्ड ओनली करंट ईयर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, और कुछ भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 31 मार्च 2021, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉफिट को। बैलेंस शीट आपको दिया गया है, लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लाइबिलिटी साइड में दिया गया है क्रेडिटर और कैपिटल है,
और एसेट साइड में कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर सब दिया गया है। टोटल इसका 66,000 है। और दिया गया दे टेक जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फंड। ये एडमिशन का सवाल है पार्टनरशिप का। तो जब भी कोई पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है तो वो अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेकर आता है। तो यहाँ वही लिखा गया जेड इज़ टू ब्रिंग 2500 गुडविल और 7500 एज हिज कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। जेड के एडमिशन के बाद एसेट्स वेर वैल्यूड एज अंडर, यानी एसेट्स में कुछ चेंजेस हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग 15,000, प्लांट एंड फर्नीचर में रिड्यूस हुआ 10% का, प्रोविजन किया गया 5% का, और स्टॉक का वैल्यू है 12,500। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, यानी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं इसको। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता क्या है कि एसेट्स का वैल्यू या तो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, या लाइबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 सेक्शन सी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट के दो साइड होंगे, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये आपका हो गया क्रेडिट साइड और ये हो गया डेबिट साइड। टी शेप में आप बनाते हैं अकाउंट। तो सबसे पहले आप जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो देख लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर आपको बता चुके हैं कि नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेंस। तो देख लीजिए इसमें लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो बोला गया है टू बी टेकन एट ₹15,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 12,500 है। और अभी बता रहा है कि लैंड बिल्डिंग का वैल्यू 15,000 हो गया, यानी वो वैल्यू बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ होने पे आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, तो कितना का डिफरेंस हो जाएगा, 12,500 से 15,000 हो गया, मतलब 2,500 का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट है आपका प्लांट एंड फर्नीचर में रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो गया मतलब डिक्रीज़ हो गया, टू साइड में आप लिखेंगे टू। यहाँ देखिए प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है, तो आप प्लांट भी लिख सकते हैं या प्लांट एंड मशीनरी लिख दीजिए। तो प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का क्या बोल रहा है, रिड्यूस हो गया 10% से। तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना है, 17,500 का 10% 1750। और इसमें एक साथ में ही था फर्नीचर भी रिड्यूस हो गया है टू फर्नीचर अकाउंट। तो टू फर्नीचर अकाउंट रिड्यूस हो गया 10% से, तो फर्नीचर का वैल्यू था 750 का 10% यानी 75। नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है आपको प्रोविज़न ऑफ 5% ऑन डेटर्स इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट, यानी डेटर। तो डेटर का जो वैल्यू दिया गया है वो है 22,500। तो आपको कलेक्ट करने थे 22,500, लेकिन आपको पता चल रहा है कि 5% जो है वो डाउटफुल रहेगा, तो इसीलिए आपके लिए लॉस हो जाएगा। तो डाउटफुल है तो टू साइड में लिखेंगे, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट। तो ये डेटर्स के ऊपर 22,500 का 5% निकालिए। तो 22,500 का 5% कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। 1125 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 1125, 22,500 का 5%, यानी 1125। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट के बाद एक बोला गया था स्टॉक का वैल्यू 12,500 हो गया। स्टॉक का वैल्यू कितना था, स्टॉक का वैल्यू था 10,250।
हो गया है 12,500। तो ये आपका क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ हो गया तो आप कहाँ लिखेंगे, बाई में लिखेंगे, बाई स्टॉक अकाउंट। तो चेक कर लीजिए 12,500, उसमें से माइनस कर दीजिएगा 10,250। तो ये आपका आ जा रहा है 2250। 2250। आप चेक कर लीजिए कि डेबिट साइड का ज़्यादा है या क्रेडिट साइड का। तो ये आपका आ जाएगा 2950। ये आपका डेबिट साइड का। 4750 आपका क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स में था एक्स और वाई। तो टोटल करके रखें हम लोग 4750। 4750 डिफरेंस निकाल लीजिए। $1800 का डिफरेंस है। तो इस 1800 को एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसका रेशियो था कितना, 3:2 था। इसका रेशियो था 3:2, यानी 3/5। और 1800 का 2/5। तो 1800 का 3/5 360, यानी 1080। इसका आ जाएगा 720। तो ये आपको बता दिया गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे आप सॉल्व कीजिएगा। और पार्टनरशिप का एडमिशन हुआ है, पार्टनर जेड है यहाँ पर एडमिशन, तो उसके साथ 2 चीज़ लेकर आता है। तो इसका एक जर्नल एंट्री आपको समझा देते हैं। जर्नल एंट्री जो होगा नए पार्टनर के एडमिशन पे होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा 2500 का, और जेड का कैपिटल जो है वो है 7500 का। तो ये हो जाएगा 10,000 बैंक में। और प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स में कौन है, एक्स और वाई है, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट, और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका सेक्रीफाइजिंग रेशियो में होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जो है सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जेड का कोई पोर्शन नहीं दिया गया कितना उसको प्रॉफिट चाहिए। तो इसीलिए आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, यानी 2500 का 3:2 के रेशियो में ही आप इसका डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2500 का अगर कैलकुलेशन करते हैं, यानी 1500 और 1000, यानी 2500 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है। तो आपको अब बताते हैं इसका लेजर, क्योंकि आपको पूछा गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
फर्स्ट पेज में बता देते हैं आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो 3 पार्टनर हैं यहाँ पर, पार्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पार्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, तो एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। तो जब भी आप एंट्री करते हैं तो क्रेडिट साइड से एंट्री करते हैं बाई बैलेंस बीडी। तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। तो एक्स का देखिए 17,500 दिया हुआ है, वाई का भी 17,500 दिया है, जेड का पहले से कोई उसका बैलेंस बीडी नहीं है, लेकिन जेड को एडमिशन दिया गया। आपको बताया था जनरल एंट्री जब समझा रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो जेड कैपिटल अकाउंट का एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट में है तो लिखेंगे आप क्या, बाई बैंक अकाउंट। किस में लिखेंगे, जेड में। जेड कितना लेकर आया है कैपिटल, 7,500 का, ठीक है, बाई बैंक हो गया। और बाई बैंक के बाद आप लिखेंगे, क्योंकि गुडविल का जो एंट्री है यहाँ पर एक्स और वाई का कैपिटल का यूज़ किया गया है, तो यहाँ लिखेंगे आप बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना आ जाएगा, 1,500 और 1,000 का। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के बाद अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना चुके हैं उसमें आपका आया था प्रॉफिट। प्रॉफिट को भी आप क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे। तो प्रॉफिट के लिए आप लिखेंगे बाई, कौन सा अकाउंट से आप लेकर आ रहे हैं इसको प्रॉफिट को, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप लिखेंगे 1080 और आ जाएगा 720, ठीक है। सारा चीज़ तो लिख चुके हैं और तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब इसको टोटल कर लेते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा, 19, 17, 18, 19, 20,080। ये आ जाएगा 18,500 प्लस 720, 19,220 और ये हो जाएगा 7,500, ठीक है। यही टोटल आप लिखिएगा यहाँ पर, 20,020, 19,220 और 7,500, और इसको लिख दीजिएगा टू बैलेंस CD, कैरेट डाउन कर दीजिए, वही 20,080 से, 19,220 से और 7,500 से, ठीक है। तो ये आपका हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, बाई बैलेंस BD, बाई बैंक जो पार्टनर लेकर आया कैपिटल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल जो उसको ओल्ड रेशियो के हिसाब से बांटे, लेकिन बांटना हम लोग को हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, यहाँ ऑप्शन नहीं था इसीलिए ओल्ड रेशियो से ही बांटा गया, 1,500 और 1,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट वाला हिस्सा आया है, ये प्रॉफिट आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1080 और 720 ऐड करके बैलेंसिंग फिगर जो आ गया वो हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके बताएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर करें, लाइक करें, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।